नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। सत्ता और विपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। एक सत्ता में रहेंगे, एक वेटिंग इन पावर रहेंगे, यानी कि जो सत्ता का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जनता को यह सोचना पड़ता है कि जो सत्ता में है उसकी काबिलियत, उसकी विशेषता, उसकी क्षमता को देखें, या फिर जो सत्ता से बाहर है, सत्ता के लिए लोलुप है, उसकी नजरिए को देखें, उसके तरीके को देखें कि किस एजेंडे के आधार पर वो सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है। कुछ इसी तरह की स्थिति आजकल देश में चल रही है। एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष ऐसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रही है। यह दिखाया जा रहा है कि 23 जून को पटना में एक मीटिंग होगी जिसमें सारे बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को क्षेत्रीय क्षत्रप कहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश में लगे हैं, वो सारे के सारे एकजुट होंगे। लेकिन स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जो पहले से ही, यानी 2014 के बाद थोड़े समय के लिए कुछ फ्लैक्चुएशन का टाइम छोड़ दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़े हुए हैं। इनको लगता है कि उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण इनकी पूरी राजनीतिक कैरियर चौपट हो गई है। जेल इनका इंतजार कर रहा है। और जो इन लोगों ने करीब करीब 60 सालों में एक परसेप्शन बना के रखा था कि भारत में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म का मतलब परिवारवादी पार्टियां और मुसलमानों का सपोर्ट है, वो परसेप्शन अब टूटता जा रहा है। इसलिए विपक्षी एकता की बात तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर हंगामा चला हुआ है। और स्थिति यह हो गई है कि अभी विपक्ष की 4 बड़ी पार्टियां जो कि विपक्षी एकता के कवायद में सहयोग देने वाली थी, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। बैठकों का दौर शुरू हुआ है और इन लोगों ने लगभग ये कह दिया है कि अब वो एनडीए का पार्ट होंगे। ये बहुत बड़ी जो विपक्षी एकता के लिए झटका माना जा सकता है, क्योंकि ये लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक एक करके विपक्षी पार्टियों का जो विकेट है वो गिरता जा रहा है और वो एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, नीतीश कुमार और शरद पवार की टीम है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम, जिसमें एक एक करके अलग अलग राज्यों की बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल होने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान 4 बड़ी पार्टियों के साथ बैठकें हुई है और ये 4 बड़ी पार्टियां अब एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। इसमें शुरुआत होगी पंजाब से, क्योंकि पंजाब में जो पिछले दिनों जालंधर में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के बाद अकाली दल को परेशानी बढ़ गई। अकाली दल यह सोचने लगी है कि हम जिस कृषि कानूनों के कारण एनडीए से अलग हुए थे, उसका नतीजा क्या निकला। बादल को लग रहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अकेले ऐसे ही चुनाव लड़ते रहे तो अगले 5 सालों के अंदर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरीके की स्थिति पंजाब में चल रही है। जालंधर में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस को हराकर, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को हराकर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। वही आम आदमी पार्टी जो कि भगवंत मान के लोकसभा सीट को भी न बचा पाई, यहां पर वो जीत गई। इस पर मंथन हुआ और देखा गया कि 34% के करीब वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को आए हैं। लेकिन यह वोट कितना है? इतना वोट तो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इससे 1% ज्यादा ही वोट होगा। यानी कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अगर एक हो, यानी कि गठबंधन हो पंजाब के अंदर, तो पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी चुनौती दी जा सकती है और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसा कि पहले किया जाता रहा है। विधानसभा में तो अकाली दल ने देख लिया कि अलग चुनाव लड़ने का नतीजा क्या होता है। अब लोकसभा की बारी है और इस बीच बैठकों का दौर भी चल रहा है।
अमित शाह ने सुखबीर सिंह बादल के साथ मुलाकात की थी। वो 2 बार दिल्ली आए, अमित शाह से मुलाकात की और इस पर चर्चा हुई कि कब हम लोग फिर से एकजुट हो सकते हैं, यानी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बादल छटपटा रहे हैं, अमित शाह अभी वेट कर रहे हैं कि आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार जो नेगोशिएशन होगा वो पहले जैसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान आप एनडीए में शामिल हो और 70-30 का रेशियो सीट शेयरिंग में हो, यानी 70% सीटों पर अकाली दल लड़े और 30% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े, जैसा पहले होता था। ऐसा नहीं होगा। अगर गठबंधन होगा तो सीट शेयरिंग भी बेहतरीन तरीके से, उसका विकल्प यही है कि मैक्सिमम 50-50% सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। आपने गठबंधन तोड़ा, हमसे अलग हुए और आप अपनी स्थिति का प्रदर्शन पूरे पंजाब में कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी थी वैसी ही आज है। आज उसका वोट बैंक पंजाब में बढ़ा है, आधार बढ़ा है और इसलिए हमें 50% सीटें चाहिए। लेकिन यह तो लगभग तय है कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा। बादल छटपटा रहे हैं और पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अगर बात करें इससे आगे एक और स्टेट जिसमें विपक्षी एकता की मीटिंग चल रही है, यानी नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि बिहार के परसेप्शन को बदला जाए, क्योंकि जो विपक्षी एकता की मीटिंग बिहार में होने वाली है, जिसके लिए 23 जून का समय निर्धारित किया गया है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, एमके स्टालिन, ये सारे के सारे दिग्गज नेताओं को बुलाने की कोशिश की जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। यानी कि जो कवायद है ये केवल परसेप्शन बदलने की कवायद है, क्योंकि वहां पर जितनी पार्टियों के नेता शामिल होंगे बिहार के बाहर के, उसका कोई अस्तित्व बिहार में है ही नहीं। ममता बनर्जी एक पंचायत लेवल का चुनाव भी नहीं जिता सकती। एमके स्टालिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिहार के लोगों के साथ। अगर स्टेज पर जाएं तो वो हिंदी में और बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये लोग अगर चुनाव प्रचार में बिहार में चली गई और तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को 5 से 7% वोट का नुकसान होगा। और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की जहां तक बात है तो कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में कैसा है सबको मालूम है। अगर महागठबंधन हुआ भी और कांग्रेस उसमें शामिल भी हुई तो नीतीश कुमार के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराजगी बढ़ेगी, विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी। लेकिन जो परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम सब लोग एक हैं, बिहार के मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर नीतीश और लालू की पार्टी को वोट दें, कांग्रेस को भी वोट दें अगर एकता हो तो, और यही आधार है कि विपक्षी मीटिंग बुलाई जा रही है। लेकिन बिहार में क्या महागठबंधन की पार्टियों में 7 पार्टियां जो अभी शामिल है, इन लोगों के अलावा, इन पार्टियों के अलावा भी कुछ पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकती है, इसका संकेत मिल रहा है। और इस अमित शाह के प्लान में यह भी शामिल है कि अब एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो 2 टुकड़ों में बटी हुई है, दोनों एक होगी और इस एकता के साथ वो एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पशुपतिनाथ पारस भी जानते हैं कि चुनाव की बात अलग है और चुनाव के बाद कुछ नेताओं को अपने साथ लाने की बात अलग है, क्योंकि चिराग पासवान इन दिनों बिहार में ही ज्यादा समय बिताते हैं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं। बिहार के कोने कोने में वो आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं और इसीलिए उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसके कारण पशुपतिनाथ पारस भी घबराए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक होने करने की मुहिम पर चल पड़ी है, जिसके साथ गठबंधन होगा। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही अपनी पार्टी बनाकर जनता दल यूनाइटेड से बाहर निकल चुके हैं और वो भी एनडीए का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, यानी कि एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, जिसमें माइक्रो लेवल एनालिसिस किया जा रहा है कि जैसे बिहार में किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के तर्ज पर कि नन यादव ओबीसी जातियों के
छोटे छोटे नेताओं को पॉपुलर करो, नन यादव ओबीसी और नन कुर्मी ओबीसी, यानी कि जो दूसरी जातियां हैं बिहार के ओबीसी और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में, उन लोगों को जोड़ा जाए, उनकी पार्टियों को जोड़ा जाए। यानी बिहार में भी अब एनडीए एक बड़ा गठबंधन बनाने जा रहा है, जिसमें कुशवाहा भी होंगे, चिराग पासवान भी होंगे, संभवतः यह भी माना जा रहा है कि पप्पू यादव भी इसी गठबंधन का हिस्सा होंगे, जो कि लालू यादव को चुनौती दे सकते हैं। बिहार के बाहर भी दो ऐसे राज्य हैं जहां पर राजनीति अभी गर्म है, और अमित शाह इस बीच साउथ इंडिया के दौरे पर निकले हुए हैं। वो आंध्र प्रदेश गए, तेलंगाना गए, तमिलनाडु गए और महाराष्ट्र भी गए। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक गठबंधन लगभग फाइनल है, और उसमें एनसीपी के संभावित फूट को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के इस नए अनाउंसमेंट घोषणा, यानी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के बाद से जो अजीत पवार की नाराजगी है, उसका कुछ न कुछ फायदा होगा। चुनाव से पहले एनसीपी में विस्फोट होगा, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन है और एमएनएस के साथ भी गठबंधन है। लेकिन दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी एक नया बयार चल रहा है। जिस तरीके से अमित शाह ने 2 बार टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठक की, और चंद्रबाबू नायडू ने लगभग संकेतों में बता दिया कि वो फिर से एनडीए का हिस्सा बनने की कोशिश में लगे हैं, वो उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि इतने दिन तक एनडीए से बाहर रहने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। और अभी जो विपक्षी एकता की कवायद चल रही है, उसमें कहीं भी चंद्रबाबू नायडू का कोई नाम नहीं आता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और अमित शाह ये सोच रहे थे कि वाईआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वहां पर इसके साथ कुछ संभावित चीजें हैं कि नहीं। लेकिन जैसे अमित शाह आंध्र प्रदेश में जाकर जगन मोहन रेड्डी को चैलेंज किए, उनकी सरकार की आलोचना की और ऐसी बातें कही है, उसके कारण अब यह साफ हो गया है कि टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा। वो पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में यह गठबंधन चलेगा। उसके अलावा कर्नाटक में भी एक बड़ी बात सामने आई है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है, क्योंकि जेडीएस में भी फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस चुनाव जीत गई विधानसभा का, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति पतली होने वाली है, और इसका कारण यही है कि वोट परसेंटेज को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट पहले से कम नहीं हुआ। 36% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, जो पिछले चुनावों में भी था। लेकिन उसके बावजूद अभी जो वोक्का लीगा और लिंगायत की बात चल रही है, उसमें जेडीएस यानी देवगौड़ा की पार्टी को यह लग रहा था कि हम किसी भी तरीके से यहां के मुसलमानों को अपने साथ कर लेंगे, यानी अल्पसंख्यकों का कुछ वोट हमें मिलेगा। वो कालीगा का तो थोड़ा समर्थन है ही, और उसकी पार्टी ही मानी जाती है एक क्षेत्र विशेष में, तो इनके बड़े यानी कि बड़े आधार हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटक चुनाव हुआ, कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, मुस्लिमों ने स्ट्रेटेजिकल वोटिंग की, एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया। जेडीएस के खेमे में एक घबराहट सी आ गई है, और अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बैठकें हुई है, उसमें यह साफ संकेत मिल रहा है कि जेडीएस का भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। एचडी कुमारस्वामी ने भी यह संकेत दे दिया है, और पिछले दिनों 3 बार जेडीएस के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो चुकी है। यानी कर्नाटक, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों की 4 बड़ी पार्टियां और वो कुछ छोटी पार्टियां भी हैं। और इसी तरह केरल में बड़े स्तर पर भारतीय ईसाई संघ जो बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला है। साथ ही केरल कांग्रेस एम जो अभी यूपीए से अलग हो गई है, उसका भी सपोर्ट कुछ स्तर पर मिलने की गुंजाइश है। या तो अलग चुनाव लड़े तो भी भाजपा को फायदा मिलने वाला है। और केरल कांग्रेस जोसेफ में जो 2 धड़ा बना है, जिसमें जॉनी नेल्लोर ने अपनी पार्टी बनाई है नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। वो उसको
समर्थन देने और गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं। केरल में ईसाई और हिंदुओं का साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। जो स्थिति पैदा हो गई है और इसमें लग रहा है कि केरल के 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने जो 8-10 सीटें जीतने के लिए जो बनाया है प्लान, उसमें ए.के. एंटनी के बेटा अनिल एंटनी भी साथ देने के लिए तैयार है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस बीच मीडिया से तो दूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केरल में आउटरीच प्रोग्राम, ईसाइयों के साथ बैठक, बिशप के साथ बैठक, चर्चों को अपने साथ लाने के पूरे अभियान पर लगे हुए हैं। यानी एक तरफ विपक्ष की बैठकें, विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश, तो दूसरे तरफ विपक्षी पार्टियों में ऐसी फूट कि एक एक करके पार्टियां अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की कवायद में लगी है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट है। इन लोगों को पता है कि उनके राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत है, राहुल गांधी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। यानी एक बड़ा झटका विपक्ष को और दूसरे तरफ पीएम मोदी का हाथ एक के बाद एक दूसरे थाम रहे हैं। इससे मजबूती मिल रही है और 2024 में जो ये लोग फिर से प्लान बना रहे हैं कि वही 60 सालों वाला परसेप्शन लाएंगे और मुसलमानों को यहाँ के संसाधनों का सबसे बड़ा भागीदार जो मनमोहन सिंह बोले थे वो देंगे। मुस्लिमों के लिए एक नया परसेप्शन तैयार करेंगे, सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के ऊपर डालेंगे। उस परसेप्शन को फिर से धाराशायी किए जाने की तैयारी है और 2024 में एक बार फिर से भाजपा बड़ा धमाका करने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।